Namaskaram everyone. Welcome to EduEdge. This is our cost accounting series part 5 और इस वीडियो में cost accounting का इम्पोर्टेंट टॉपिक cost audit का पार्ट 2 हमने कवर किया है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले वाला जो पार्ट था उसमें हमने cost audit के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे उनको डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम cost audit 2 में जितने भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 और जो 2014 में रूल्स इशू किए सेंट्रल गवर्नमेंट में वो सारे के सारे इसमें हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल है बट अगर आपने फर्स्ट वीडियो देख के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं इसके तो ये बहुत ही समझने में आसान होगा, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि सारे जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें टाइम से। नाउ द कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 ये हमारा जो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड है वो 2013 की एक्ट में प्रोवाइड किया गया है और कंपनी एक्ट में सेक्शन है हमारा सेक्शन है 148। तो सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट डील्स विद द कॉस्ट ऑडिट। ठीक है, ये कॉस्ट ऑडिट से हमारा डील करता है, सॉरी कॉस्ट ऑडिट से सेक्शन 148। And the central government has issued companies cost record and audit rules 2014। तो हमें क्या करना है 2013 के जितने भी प्रोविजंस हैं और 2014 के जो रूल्स इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है दोनों को ही अडेयर करना है while preparing the cost accounts। अब ये रूल क्या कहते हैं भाई? These are prescribed by the central government for the utilization of material, labor and other item of the cost in respect of cost of class of companies notified under the provision of the Company Act 2013। देखो ये सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ उन कंपनीज के लिए विच इज नोटिफाइड बाय द कंपनी एक्ट 2013 एंड नाउ दीज रूल्स एम्ड एट इंड्यूसिंग द कंपनी टू हैव कंट्रोल ओवर देयर ऑपरेशंस। ये जो हमारे रूल्स हैं ये कंपनीज को फोर्स करते हैं कि वो अपने ऑपरेशंस में इफिशिएंसी लाएं और जितने भी उनके रिसोर्सेज हैं उनको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। Now these rules records are maintained under the generally accepted cost accounting principles। जो भी हमारे cost accounting principle इशू करे हैं अथॉरिटी ने उनके अकॉर्डिंग ही हमें क्या बनाने हैं, अपने cost accounts बनाने हैं in a very systematic way। अब they ensure availability of uniform and authentic database for the industry which can be helpful to the government। अब जब cost accounting के रिकॉर्ड जो होते हैं और उनके cost ऑडिट भी हो चुकी है तो वो गवर्नमेंट को एक ऑथेंटिक एक विश्वसनीय डेटा देते हैं ताकि गवर्नमेंट एक डिसीजन मेकिंग कर सके। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड रूल्स आर एप्लीकेबल ओनली टू द सिलेक्टेड कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 में भी जो सारी कंपनीज को नहीं, कुछ स्पेशल कंपनीज को ही, सिलेक्टेड कंपनीज को ही कॉस्ट ऑडिट की रिक्वायरमेंट है। और क्योंकि कंपनी एक्ट में गिवन है तो पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप ये सब से प्रीव्यू से बाहर हो गए। क्लियर? अब आती है इसमें हमारे रूल्स हैं, जैसे रूल 3 है तो जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वही हमने इसमें लिए हैं। तो रूल 3 है हमारा एप्लीकेबिलिटी ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। कॉस्ट रिकॉर्ड किन किन कंपनी को मेंटेन करने हैं तो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होंगे वो। देखो सबसे पहले तो डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनी दोनों को इंक्लूड किया है। अब डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी दोनों को ही दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ए एंड बी। देखो ये आती है टेबल ए में रेगुलेटेड और टेबल बी में आती हैं नॉन रेगुलेटेड। रेगुलेटेड कौन कौन सी है हमारी, जैसे टेलीकम्युनिकेशन हो गया, पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, या फिर ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, फर्टिलाइजर्स, शुगर एंड इंडस्ट्रियल अल्कोहल, ये सारी की सारी हमारे आती हैं रेगुलेटेड में। तो ये आएंगे टेबल ए में। और दूसरी आती है बाकी जो बची हुई है जैसे कॉफी एंड टी, सीमेंट और मिनरल प्रोडक्ट, बेस मटेरियल, ईडेबल ऑयल, जूट प्रोडक्ट, तो बहुत सारी हैं, पेपर, टेक्सटाइल, ग्लास, मशीनरी, प्लास्टिक, पॉलीमर, टायर, ट्यूब, मिल्क पाउडर, इंसेक्टिसाइड, बहुत सारी हैं। ये सारी की सारी आती है हमारी नॉन रेगुलेटेड में। ये आपको अपनी बुक में एक एनेक्चर में मिल जाएंगी, सभी की बुक में ये एनेक्चर लगाया हुआ है जहाँ कॉस्ट ऑडिट का हमारा सिलेबस या हमारा कंटेंट गिवन है। अब रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड दोनों ही प्रोड्यूस कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज, एंगेज है प्रोडक्शन में गुड्स एंड सर्विसेज की। और इम्पोर्टेंट इज उनकी जो टर्नओवर है फ्रॉम ऑल देयर प्रोडक्ट, ये दो चीज ध्यान में रखनी है। सारे प्रोडक्ट, एक फर्म जरूरी नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट बना रही है, वो कई सारे प्रोडक्ट बना रही है, तो जितने भी उनके टोटल प्रोडक्ट हैं ओवरऑल प्रोडक्ट से उनकी जो
प्रोडक्ट या सर्विस है उनसे उनकी टर्नओवर कितनी है, मोर देन 35 करोड़, तो क्या यूज होगा हमारा, रूल 3, रूल 3 विल बी एप्लीकेबल। नाउ एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट, अब ये आता है हमारा रूल 4, कॉस्ट ऑडिट मतलब रूल 4, रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड, फिर वही हमने इनको डिफरेंशिएशन किया है। पहला क्या था, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड और मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड रूल 3 है, और रूल 4 क्या है हमारा, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट। अब कॉस्ट ऑडिट किसको कराना है, देखो रूल 3 में क्या था, 35 करोड़ से ज्यादा है, रेगुलेटेड या अनरेगुलेटेड, तो हमें क्या कराना है, मेंटेन करने हैं कॉस्ट रिकॉर्ड। अब ये कंडीशन, सारी कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है जिनको कॉस्ट ऑडिट कराना है। सो अब फिर वही हो गया हमारा, रेगुलेटेड भी हो सकती है और नॉन रेगुलेटेड भी। अब इसमें तीन फॉर्म में इनको डिवाइड किया गया है। पहले हम देखो दो को ले लेते हैं। इफ रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट इज मोर देन 75% ऑफ टोटल रेवेन्यू, जितना भी कंपनी का टोटल रेवेन्यू है उसका 75% या 75% से ज्यादा एक्सपोर्ट से आ रहा है, इस तरह की कंपनीज, या फिर वो कंपनी जो सेज में ऑपरेट कर रही है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ऑपरेट कर रही है। तो ये दो तरह की कंपनीज हैं, इन पे रूल 4 अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो इनको तो हम पहले छोड़ ही देते हैं इन दोनों को। अब बात करते हैं रेगुलेटेड में, वो कंपनीज जिनकी जो ओवरऑल एनुअल टर्नओवर है प्रीसीडिंग ईयर में वो कितनी है, मोर देन 50 करोड़ है, ठीक है। उसके बाद एक और कंडीशन है, अगर एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विसेज इज मोर देन 25, यानी कि हमने बात करी अगर उसके 10 प्रोडक्ट है तो सारे की मिला के या तो 50 करोड़ से ज्यादा है, या फिर एक कोई सिंगल प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी टर्नओवर 25 करोड़ से ज्यादा है, तो ऐसी कंपनी में रूल 4 अप्लाई होगा, मींस उसको कॉस्ट ऑडिट कराना पड़ेगा। क्लियर। अब ऐसे ही यहां आते हैं नॉन रेगुलेटेड में। नॉन रेगुलेटेड में फिर वही बात हुई, ओवरऑल टर्नओवर जो है वो कितनी है, 100 करोड़ है, क्लियर। और 100 करोड़ में भी जो एग्रीगेट टर्नओवर किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से कितनी है, मोर देन 35 करोड़ है, तो इसको भी क्या कराना है, फिर कॉस्ट ऑडिट कराना है। क्लियर हुआ। तो रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द एक्सपोर्ट मोर देन 75% है या एसईजेड में ऑपरेट कर रही हैं, तो उनके लिए रूल 4 अप्लाई नहीं होगा, उनके लिए खाली रूल 3 अप्लाई होगा, जिनमें उनको मेंटेन करने हैं रिकॉर्ड, लेकिन कॉस्ट ऑडिट नहीं कराना है। लेकिन यहाँ इन कंडीशंस के साथ इनको कॉस्ट ऑडिट कराना है, यानी कि एप्लीकेबल है रूल 4 में। तो देखो यहाँ से हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कई सारे बहुत अच्छे से बन जाते हैं। नाउ रूल 5 है मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। द रिक्वायरमेंट इज टू मेंटेन कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ CRA, कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट। CRA फॉर्म 1 में इनको क्या करना पड़ेगा, अपने जो ये एक फॉर्म है इसी की फॉर्म में इनको अपने कॉस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, रेगुलर बेसिस में मेंटेन करना है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, एनुअली, and cost record shall be maintained in such a manner as to control overall various operation and cost to achieve economy in the resource utilization। मीन्स कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं ताकि आपके जो ऑपरेशंस हैं उसमें इकोनॉमी आए। नाउ कम टू रूल 6, ये थोड़ा सा वाइड है रूल 6। सबसे पहले क्या है, कंपनी शैल विद इन 180 डेज, 180 दिन के अंदर कमेंसमेंट के अंदर इन द फाइनेंशियल ईयर दे हैव टू अपॉइंट अ कॉस्ट ऑडिटर। सिंपल सी हो गया, कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करना है विद इन 180 डेज। सेकेंड, द कंपनी शैल इन्फॉर्म, और जो ऑडिटर हमने अपॉइंट किया है तो जिस मीटिंग में हमने बोर्ड मीटिंग में उसको अपॉइंट किया है उसके विद इन 30 डेज हमें उस ऑडिटर को इन्फॉर्म करना है कि आपको एज ए कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर लिया गया है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। थर्ड पॉइंट है, every cost auditor appointed shall continue his capacity till the expiry of 180 days from the closure of the financial year or till he submit the cost audit report for the financial year for which he has been appointed। अब ये ऑडिटर का टेन्योर क्या होगा, टेन्योर होगा 180 डेज, कब से, 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, या फिर जब वो अपनी कॉस्ट रिपोर्ट सबमिट कर देता है तब तक, ठीक है, तब तक वो क्या रहेगा, अपॉइंटेड रहेगा।
नेक्स्ट, provided that coast auditor appointed under these rules may be removed from his office before the expiry of his term. अब ऐसा नहीं है कि हमने अपॉइंट कर लिया तो अपॉइंट ही रहेगा, उसको रिमूव भी किया जा सकता है थ्रू ए बोर्ड रेजोल्यूशन। बोर्ड मीटिंग होगी और उसमें एक रेजोल्यूशन पास होगा और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी कोस्ट ऑडिटर को कि आपको क्यों रिमूव किया जा रहा है, और उसको उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए कि भाई उन्हें उसको हियरिंग भी की जाएगी कि उससे भी पूछा जाएगा, ठीक है, एक प्रॉपर उसको चांस दिया जाएगा हियरिंग का, एंड उसको हमें बताना पड़ेगा कि उसको हम रिमूव क्यों कर रहे हैं रिटर्न में, ठीक है, सब कुछ राइटिंग में होगा। नेक्स्ट, इफ एनी कैजुअल वैकेंसी अराइज होती है, अगर इस बीच में कोई वैकेंसी अराइज हो गई, वैकेंसी कैसे अराइज हो सकती है, या तो रेजिग्नेशन से हो सकती है, या डेथ से हो सकती है, या रिमूवल से हो सकती है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फिल कर सकते हैं विद इन 30 days of the occurrence of such vacancy and the company shall inform the central government in the form, ये हमारा एक फॉर्मेट है फॉर्म CRA2 विद इन 30 days of the such appointment of the cost auditor, यानी कि जब वो वैकेंसी हुई है उस वैकेंसी के विद इन 30 days बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नया ऑडिटर अपॉइंट करना है, और जब वो अपॉइंट हो गया उसके विद इन 30 days में कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है CRA2 में कि हमने ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है। नाउ एवरी कोस्ट ऑडिटर शैल फॉरवर्ड हिज ड्यूली साइन रिपोर्ट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कोस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देगा विद इन अ पीरियड ऑफ 180 days, जो भी उसका 180 days का पीरियड था उसके अंदर ही, फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए उसको अपॉइंट किया गया उसके क्लोजर के 180 days के अंदर अंदर उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपनी रिपोर्ट देनी है, जो भी उसके मार्क है, रिजर्वेशन है, क्वालिफिकेशन है, जो भी है उसके साथ उसने रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कोस्ट अकाउंटेंट की, ओनली कोस्ट अकाउंटेंट एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2A सबसेक्शन 28 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 कैन बी अपॉइंटेड एज ए कोस्ट ऑडिटर। कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 28 में जो डिफाइन है कोस्ट ऑडिटर की क्वालिफिकेशन, सिर्फ वही पर्सन अपॉइंट किया जा सकता है कोस्ट ऑडिटर। और क्लोज बी क्या कहता है कि कोस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट 1950 डिफाइन कोस्ट अकाउंटेंट एज, जो इस एक्ट के थ्रू सबसे क्लोज बी ऑफ द सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 2, इस सेक्शन में इन्होंने स्पेशली बताया है कि कोस्ट अकाउंटेंट कौन होगा, ठीक है, तो ये कोस्ट अकाउंटेंट और वर्क अकाउंटेंट जो हमारी एक्ट है इसके अंदर जो डेफिनेशन दी हुई है कोस्ट अकाउंटेंट की वही डेफिनेशन यहाँ भी वर्क करेगी। इट मीन्स अ कोस्ट अकाउंटेंट हु होल्ड अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 6 ऑफ द कोस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट is in the whole time practice. Cost accountant include firm of the cost accountant and a limited liability partnership of the cost accountant. अब सिंपल सी लैंग्वेज में क्या है, जो भी हमारे कोस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट 1950 के 59 के अंदर एक वैलिड सर्टिफिकेट है जिसके पास प्रैक्टिस का, ठीक है, कोस्ट अकाउंटेंट की प्रैक्टिस का, वही कोस्ट अकाउंटेंट अपॉइंट हो सकता है, और एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक फर्म भी हो सकती है कोस्ट अकाउंटेंट की, और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है अकाउंटेंट की, तो ये अपॉइंट हो सकते हैं। अब जितनी इसकी क्वालिफिकेशन है उससे ज्यादा क्या है डिस्क्वालिफिकेशन है, मतलब हमें पता है कि सर्टिफिकेट है वो अपॉइंट नहीं हो सकता, लेकिन कौन अपॉइंट नहीं हो सकता ये भी हमें देखना है। तो दीज आर द फॉलोइंग पर्संस हु आर नॉट एलिजिबल एज द अपॉइंटमेंट ऑफ द कोस्ट ऑडिटर। पहला, बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकती, लेकिन एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड विद LLP 2008 हो सकती है, ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकती बट LLP हो सकती है। दूसरा, ऑफिसर ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कोई कंपनी का एम्प्लॉय या कंपनी का ऑफिसर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। ए पर्सन हु इज अ पार्टनर, कोई पर्सन अगर पार्टनर है या काम कर रहा है उस पर्सन के जो कि कंपनी में ऑफिसर है तो वो भी अपॉइंट नहीं किया जा सकता। अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव और पार्टनर इज होल्डिंग सिक्योरिटी ऑफ इंटरेस्ट इन कंपनी और एनी ऑफ इट्स सब्सिडी ऑफ, सिंपल सी बात है, कोई भी ऐसा पर्सन जिसका इंटरेस्ट या उसका रिलेटिव इंटरेस्ट है उसका कंपनी में या कंपनी की सब्सिडरी में,
वो भी इसमें अपॉइंट नहीं हो सकता। रिलेटिव ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म होल्डिंग एनी सिक्योरिटी ऑफ इंटरेस्ट इन द कंपनी फेस वैल्यू ऑफ एक्सीडिंग 1 लाख, अगर किसी पर्सन का रिलेटिव या पार्टनर सिक्योरिटी होल्ड करता है 1 लाख रुपए से ज्यादा की कंपनी में, तो वो भी नहीं हो सकता। अब ये देखो, पार्टनर और रिलेटिव को भी नहीं छोड़ा, यानी कि कितने हार्ड इनके रूल्स हैं, स्ट्रिक्ट। A person who is indebted to the company or is subsidiary or is holding or associate company exceeding 5 lakh, अगर कोई पर्सन 5 लाख का इंडेप्टनेस है उसके पास कंपनी का, वो भी नहीं हो सकता पॉइंट। Person who has given guarantee or provided security in connection with the indebtedness of the third person to the company, अगर किसी पर्सन ने गारंटी दी है इंडेप्टनेस की, ठीक है, तो वो पर्सन भी नहीं हो सकता। अ पर्सन और द फर्म वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी और इज सब्सिडरी होल्डिंग द एसोसिएट कंपनी और द सब्सिडी होल्डिंग कंपनी एज एसोसिएट कंपनी, तो कोई पर्सन या फर्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी तरह से भी वो कंपनी से रिलेट नहीं हो सकता। कहने का मतलब यह है कि एक जो कोस्ट ऑडिटर अपॉइंट होगा वो किसी भी तरह से कंपनी से लिंक नहीं होना चाहिए, ना रिश्तेदारी की तरफ से या ना कंपनी के ऑफिसर्स की तरफ से। नाउ द पनिशमेंट फॉर द कॉन्ट्रावेंशन। अब पनिशमेंट क्या है भाई, अगर कंपनी करती है कुछ फ्रॉड या कोई ऐसी मिस प्रेजेंटेशन करती है, तो फाइन होगा 25,000 रुपये और उसको बढ़ाया जा सकता है 5 लाख तक। अगर कोई ऑफिसर है कंपनी का मतलब ये नहीं है कि कंपनी कर रही है, भाई कंपनी भी तो किसी के बिहाफ पे काम करती है, कॉमन सील पे काम करती है, तो कंपनी पे तो ये लगेगा, और जिन ऑफिसर्स ने किया है उन पे भी लगेगा। 10,000 का जुर्माना लग सकता है, 1 साल तक की जेल हो सकती है, और ये जो जुर्माना 10,000 का है वो 1 लाख तक बढ़ाया जा सकता है, जो ऑफिसर इसके लिए गिल्टी पाया जाएगा। अगर ऑडिटर है, वो तो हमारे ऑफिसर्स की बात हो गई, ठीक है, कंपनी और कंपनी के ऑफिसर की बात होगी। अब बात है ऑडिटर की। अगर ऑडिटर ने ही कुछ गड़बड़ की हुई है या फ्रॉड कर दिया या मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे दिया, तो ऑडिटर को फाइन लग सकता है 25,000 का, और दैट कैन एक्सटेंड टू 5 लाख, ठीक है। अगर उसने जानबूझ के किया है कंपनी के शेयर होल्डर्स को, कंपनी के क्रेडिटर्स को, टैक्स अथॉरिटीज को करने के लिए, डिसीव करने के लिए, ठीक है, या नुकसान पहुंचाने के लिए, तो ही इज पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म विच मे नॉट एक्सीड टू 1 ईयर। 1 साल तक की जेल उसे हो सकती है, 1 लाख का जुर्माना, और ये जो जुर्माना 1 लाख का है ना, ये 25 लाख तक एक्सटेंड हो सकता है अगर उसने जानबूझ के किया है ऑडिटर ने। नाउ द कन्विक्टेड मीन्स, अगर ऑडिटर गिल्टी पाया गया और उस हमें मतलब कन्विक्ट हो गया वो कि उसने ही ये काम किया है, देन उसका जितना भी रेम्यूनरेशन है उसको ऑडिटर को वापस करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा, और जो भी उसकी वजह से किसी को नुकसान हुआ है, कंपनी को हुआ है या स्टेटरी बॉडी को या किसी और अथॉरिटी को या किसी और पर्सन को नुकसान हुआ है, उसकी गलत रिपोर्ट, ऑडिटर की गलत रिपोर्ट देने की वजह से, तो वो जितना भी डैमेजेस हैं वो पे करने पड़ेंगे ऑडिटर को। तो इसलिए ऑडिटर तो जो कॉस्ट ऑडिटर है उसको बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि गलत काम की इसमें बहुत ज्यादा पेनल्टीज है। क्लियर? तो ये हो गए हमारे कुछ प्रोविजंस जो कि हमारे कंपनी एक्ट में है, और ये सब जितने भी इम्पोर्टेंट चीजें थी कॉस्ट ऑडिट के रिगार्डिंग 2 वीडियो में हमने कवर कर ली हैं। इससे ज़्यादा बहुत डिटेल में अभी आपको इस लेवल पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपके जो ग्रेजुएशन का कोर्स है उसमें इतना ही आपका आता है, इसके बाद हम अपना न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे, तो इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर टॉपिक से रिलेटेड आपके पास आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो कोई मिस ना हो आपसे, नए अपडेट आपको टाइम से मिलते रहें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ऑल द बेस्ट। We'll see you in the next video.